नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएस न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें बाढ़ प्रभावित इलाकों की। और इसी कड़ी में आज हम सबसे पहले उस इलाके की खबर आपके सामने रख रहे हैं जहां नदी ने अपना विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर वहां उपस्थिति नगण्य दिख रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हायाघाट क्षेत्र के अधवारा समूह की नदियों का, जहां मुंडा पुल के नीचे सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ चुका है। लगभग 2 से 2.5 फीट तक बाढ़ का पानी सड़क पर चढ़ जाने के कारण हायाघाट प्रखंड मुख्यालय से जिला का संपर्क टूट चुका है। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के इनमाइट ढाला के पास सड़क पर 2 से 2.5 फीट पानी चढ़ जाने के कारण हायाघाट प्रखंड का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। यहाँ पर बाढ़ के पानी को देखने के लिए अब लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, लेकिन खास बात यह है जो यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर कोई भी तैयारी नज़र नहीं आती है। यहाँ पर बाइकर्स स्टंट करते नज़र आ जाते हैं। बच्चे यहाँ पर बाढ़ में आराम से घूमते पानी में दिख रहे हैं, जो कि खतरनाक है। यहाँ पानी में वेग इतना ज़्यादा है जो छोटे बच्चे क्या बड़ों को भी ये बहा के अपने साथ ले जाए। यहाँ पर जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का आकलन किया तो सिर्फ यही कहा जा सकता है जो भगवान भरोसे यहाँ की जनता जी रही है। अच्छा कब से ये नाव चला रहे हो? आज ही सुबह से चल रहा है, 6 बजे से। आज सुबह से कितना पानी बढ़ा है? पानी जो 1 हाथ भर गया। 10 रुपये जगह चढ़ना भाग कि सीधा हो जाए ना देखे दे हमरो साइकिल खा लो क्या साइकिल लेंगे। पानी चला ना घर पर जाना पानी है पावर से जाएगा। देखिए हम काल नहीं छोड़े हमारे। पूरे बिहार के 12 जिले अभी बाढ़ की चपेट में हैं। खासकर यदि बात करें दरभंगा की तो दरभंगा के भी कई प्रखंड अब बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। अभी हम खड़े हैं हायाघाट प्रखंड के इनमाइट ढाला के पास, जहां पर कल शाम तक सड़क पर पानी नहीं था, लेकिन अभी सड़क पर लगभग 2.5 से 3 फीट पानी आ चुका है। और जब से हम यहां पहुंचे हैं तब से लगभग 6 इंच से 8 इंच ज़्यादा पानी का ग्रोथ देखा जा रहा है। इसका मतलब साफ है, जो पानी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये अभी बढ़त जारी रहेगा। आशंका इस बात की व्यक्त की जा रही है यहाँ के स्थानीयों द्वारा जो बाढ़ भी आ सकती है। इस तरफ का बांध चूँकि बहुत ऊंचा हो चुका है, इसलिए इस बार बाढ़ का खतरा पूरी तरीके से इस साइड है, जिसमें शहर भी शामिल है। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। नाव प्राइवेट स्तर पर चल रहे हैं। यहाँ हायाघाट की तरफ से सवारियाँ आ रही हैं, सवारी वहीं पर इनमाइट ढाला के पास उतारा जा रहा है और वहाँ से नाव से पार करके ये लोग लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे इस तरफ आते हैं अखराड़ा की तरफ, और फिर यहाँ से दूसरी सवारी पकड़ के लोग अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। कमोबेश स्थिति यही है जो प्रशासनिक स्तर पर यहाँ अब पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे और खासकर बाइकर्स स्टंट करने में ज़्यादा मशगूल हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कमलेंद्र झा, SCS न्यूज, दरभंगा। दीपक दीपक मोबाइल में
यहाँ कोई काम से या सिर्फ पानी देखने के लिए? पानी देखने के लिए आए हैं। पानी सुना है कि गांव में क्या लग रहा है पानी का जो स्पीड है? पानी का स्पीड तो देख रहे हैं कि बहुत बढ़ रहा है। पानी को देख रहे हैं कि बढ़ रहा है पानी। इस बार इस साइड का बांध बहुत मजबूत हो गया है। हाँ, ये तो उधर तो नजर आ बांध रहा है। टूटने की कोई संभावना है नहीं। जी जी। क्या लगता है पानी इधर ही जाएगा? पानी तो इधर ही अकराहा की तरफ जाएगा। और उधर अगर आ का जाएगा बांध तो कमजोर भी है पहले से, और पानी जो बरसा हुआ है उसमें फंसा हुआ भी कहीं कहीं जगह जगह देखा है हमने। तो शंका किया जा रहा है कि उधर टूटने का संभावना। क्या यहाँ के लोग क्या बता रहे हैं पानी के बढ़त में क्या बढ़त स्पीड जो क्या है है? सो स्पीड 24 घंटा का बताया जा रहा है कि कल तक 12 बजे तक इस रोड में पानी नहीं चढ़ा हुआ था। अभी हमने पूछा तो बताया कि 24 घंटा का ये नतीजा है, इतना पानी 1.5 से 2 फीट लगभग हो गया है। इधर झंझारपुर की बात करें तो झंझारपुर में भी कटाव काफी तेजी से शुरू हो चुका है। झंझारपुर अंधराठाड़ी मुख्य सड़क के बरसाम और गंधराइन के पास काफी तेजी से कटाव हो रहा है। नदी का जलस्तर तो घट रहा है मगर नदी के बाहर क्षेत्रों में परेशानी बढ़ रही है। सड़कें टूट रही है, कई गांव का संपर्क बंद हो चुका है। रखवारी का पानी झंझारपुर अंधराठाड़ी मुख्य सड़क को छत बिछत करते हुए नए क्षेत्रों में तबाही मचाने लगा। रखवारी गांव की हालत यह है कि गांव में जाने के 5 रास्ते पानी में डूब चुके हैं। किसी भी सड़क से पानी होकर जाना मजबूरी है लोगों की। ग्रामीणों ने बताया कि 5 सड़कों में बांध से रखवारी, गंधराइन से रखवारी, गोरगामा से रखवारी, मधुबन से रखवारी और बरसाम से रखवारी जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 10,000 की आबादी इससे प्रभावित है। यह आपदा प्रबंधन की पूर्व की जो तैयारी होती है वो तैयारी भी फेलियर है। और फेलियर ये है कि जो तटबंध पहले से टूटा हुआ था उसी अवस्था में था, जबकि बाढ़ से पूर्व इसको ठीक करनी चाहिए थी। सभी पूरे बिहार की स्थिति तटबंधों की यही है। अभी आधा पहले ही बाढ़ से पहले जर्जर थी, और जब बाढ़ आई है तो उसके बाद जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट में भी नीतीश सरकार फेल है। उनका मधुबनी जिला में ये खासकर हुआ है कि एक भी जो सरकारी तंत्र के हैं वो नहीं पहुंचे हैं अभी तक। सिर्फ डीएम 1-2 जगह गए हैं, बाकी लोग अभी घर में सोए हुए हैं। एसडीओ साहब कुछ आज आगे आ गए हैं, वो कुछ पन्नी दिए हैं, हम लोग के माध्यम से बंटवा रहे हैं। लेकिन जो सरकारी पार्टी है वो खुल के अभी तक नहीं आई है, वो डरी हुई है और लगता है कि जनता उस आक्रोशित है उससे। रामप्रीत मंडल जी जिस तरह भागे रहते हैं, बाढ़ में जाते हैं सूट बूट पहन के और जनता के बीच में नहीं जाते हैं, इससे जनता आक्रोशित होकर उनके प्रति अनवाइड है। इसीलिए जनता जो सरकारी पार्टी है वो जनता से मिले, उनके सुख दुख में जो है साथ दें। साथ ही जो अभी जो प्रबंधन होना चाहिए रहने खाने इसका व्यवस्था, उनके बाद में जो घर बनाने का व्यवस्था, उसके लिए एक पॉलिसी निर्धारित हो। जब तक पॉलिसी नहीं होगा हमारे भाई बहनों को जब तक रहने के लिए घर खाने के लिए तब तक नहीं मिलेगा। और परमानेंट इलाज इसका तटबंध का होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि ये पब्लिक का डिमांड पूरा करे, उनके रहन सहन की व्यवस्था करे, खाने पीने की व्यवस्था करे और आगे ऐसी स्थिति न हो उसके लिए तैयारी करे। इधर दूसरी तरफ झंझारपुर के नगर पंचायत में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। सोमवार को दोपहर बाद झंझारपुर नगर पंचायत में बाढ़ का पानी घुस गया। सबसे पहले नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14, 15 और 16 में बने बेलाराही के बांध खेत में पानी घुसा। देखते ही देखते मोहल्ले और घरों में पानी घुसना शुरू हो गया। ITI के पास सुखेत रोड में पानी का करंट काफी तीव्र है। पानी की धारा नगर पंचायत की मुख्य सड़कों को राम चौक के आगे पार कर पूरे नगर क्षेत्र में फैलने लगा। लोगों में कमला नदी का पानी फैलने से दहशत हो गया। यह हालत तब है जब संवेदनशील पॉइंट बना परतापुर के समीप बांध सुरक्षित कहने की बात कही गई। क्षेत्र में फैला पानी रखवारी के समीप बांध टूटने के कारण पहुंचा है। समस्तीपुर में उपसभापति पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। समस्तीपुर नगर के पार्षदों ने उपसभापति पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जब दोनों बार उपसभापति के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी कुर्सी जस की तस बची रह गई। इसके लिए माननीय पार्षद विनोद गुप्ता, उषा देवी, आनंद भूषण, प्रदीप शाह, कल्पना राज जैसे पार्षदों ने उपसभापति के पक्ष में मतदान किया।
मधुबनी में आसमानी बारिश और बाढ़ के पानी से लोग काफी परेशान हो चुके हैं। बिहार के मधुबनी में आकाश और नदी का अजूबा संगम देखा जा रहा है। उत्तर बिहार में भीषण जल का तांडव जारी है। मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा के गांव टापू में तब्दील होते जा रहे हैं। लगातार बारिश और नेपाल के पानी से बिहार के मिथिलांचल का पूरा इलाका पानी पानी होता जा रहा है। गाँव में जल प्रलय का तांडव जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान ने भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड के सिमाहिनी पंचायत से मैं सरपंच फकीरा गुप्ता, जो अभी बाढ़ का स्थिति आया हुआ है उसमें सिमाहिनी के चारों तरफ से जलमग्न किया हुआ है। इधर दूसरी तरफ जिलाधिकारी मधुबनी द्वारा लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई लोगों की जान बचाई गई है। ग्रामीणों ने मधुबनी डीएम जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। इस धरती पर सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अपने कर्मों से देवता बन जाते हैं और कुछ गरीबों का हक चपत कर मानवता को तार तार करते हैं। जिलाधिकारी मधुबनी की खूब प्रशंसा हो रही है। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के लोग पानी से काफी परेशान हो चुके हैं। सहरसा जिला अंतर्गत नौहट्टा ब्लॉक के कई गांव पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जनता खामोश रहकर परेशान होकर आस लगाए बैठी है, कब सरकार की नजर हम पर पड़ेगी। इस बीच जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने गरीबों के बीच जाकर राहत सामग्री वितरण का काम शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी शैलजा शर्मा ने भी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की एवं आश्वासन देकर चली गयी। डीडीसी भी इस दौरान मौजूद थे। ऑफिस में जानकारी होगा, लेकिन तो आते आते चल जाते। 100 घंटा पहले अगर जानकारी हो जाता तो हम थोड़ा छोटी नाव से जाएगा। इन नेताओं को परिवार के साथ इस कोसी सीमांचल मिथिलांचल के नदियों के बीच एक एक महीना बिताने की जरूरत है। 70 सालों में नियति कह करके इन लोगों ने जो दर्द दिया है ना, और जनता ने इसको स्वीकार कर लिया है पिकनिक के रूप में कि 3 महीना 4 महीना कहीं भी गांव के भीतर जानवर मर रहे हैं। पूरा गांव का गांव केदली से लेकर के उस इलाके का पूरा गांव कटा हुआ है। कल तक अभी तक वहां कोई खाने और पन्नी की व्यवस्था भीतर नहीं गई। हालात इतने बुरे हैं, आपको आश्चर्य होगा। हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि नीतीश जी सरकार से जो ट्विटर करते हैं, जो सदन में और सड़कों पर सिर्फ राजनीति करने के लिए पैदा हुए हैं, कि 30 साल और 70 साल में आपने इन जनता को भगवान भरोसे, नियति के भरोसे पानी में, बाढ़ में, तूफानों में मरने पर मजबूर क्यों कर दिया। लाखों करोड़, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च कोसी पे हुआ है। ये पैसा कहाँ गया? कितने नेताओं के घर में गए, कितने पदाधिकारी के घर में गए, कितने ठेकेदार के घर में गए। वशिष्ठा कंपनी ने कितना लूटा, यूजिका ने कितना लूटा, और कौन कौन कितने लूटे। क्या कारण है? आप ना तो नाव की व्यवस्था करते हैं, ना पुनर्वास की कभी व्यवस्था होती है। सरकारी जमीन पर माफिया लोग हैं। राहत के नाम पर आप 3 हिस्सा अपने घर भर लेते हैं सभी लोग। उसके बाद फ्लड फाइटिंग के नाम पर पूरा हजारों करोड़ रुपए की लूट लगी हुई है। बालू भर भर के नदी के भीतर गिरा देना है, बोल्डर गिरा देना है। पूरे गरीब और आम आदमी का पैसा आप 2020 के चुनाव में लगा लीजिए, कोई अपने घर में लगा लीजिए, कोई अपने बच्चों में लगा लीजिए। आम आदमी को आपने जानवर से बदतर जिंदगी क्यों? हर साल आप एक बार इस बाढ़ के मौसम में इस पन्नी के भीतर बरसात के नीचे रहना, एक बार रह के तो देखिए। हवाई सर्वे और ट्विटर से लोगों की जिंदगी नहीं बचती। 24 आदमी की मौत हो चुकी है। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करते हुए नेता और पदाधिकारियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता और पदाधिकारी को उनके परिवार सहित पन्नी की झुग्गी में रखने की आवश्यकता है, ताकि गरीब और आम जनता की जिंदगी का आकलन कर सकें। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार के जितने भी ठेकेदार हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें गठबंधन है। वो दोनों मिलकर लोगों को ठग रहे हैं और वही लोग मौत के सौदागर बने बैठे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर उन नेताओं को एमएलए और एमपी का घर नहीं मिलना चाहिए जो
अभी के समय में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से संपर्क नहीं कर रहे हैं, उनके सुख दुख में शामिल नहीं हो रहे हैं। नेता और पदाधिकारी को यदि 2 महीना पूरे परिवार के साथ इनको पन्नी के भीतर ऊपर से लेके नीचे तक सबको नदी में रखने की जरूरत है। ये लोग कातिल हैं, ये लोग अपराधी हैं, ये लोग मौत के सौदागर हैं। कभी बीमारी, कभी लू और फिर बाढ़ में इन लोगों के लिए तो समझिए कि जिंदगी इन लोग की खिल जाती है। इन लोगों ने गरीब और आम आदमी को ये दर्शा दिया है, बता दिया है कि तुम्हारी नियति, तुम्हारे किस्मत में भगवान ने हर साल कभी बीमारी से तो कभी लू से, कभी गर्मी से तो कभी बाढ़ से मौत ही लिखा है। मतलब ये लोग कंप्लीट रूप से ऊपर से पैदा हुए हैं, नेता और पदाधिकारी और ठेकेदार। इन ठेकेदारों को, नेताओं को, पदाधिकारियों को अमरिंदर कहाँ है? कहीं भी किसी भी कीमत पर एमएलए एमपी का घर नहीं मिलना चाहिए। यहाँ रोड पर भी 500 जितनी सुविधा इन लोगों ने 5 साल पहले वशिष्ठा कंपनी ने लूटा, फिर यूजिका लूट रही है, सारे मंत्री संतरी 5 साल। अब फ्लड फाइटिंग के नाम पर आप देखे हैं क्या क्या हुआ। 70 नंबर में जाकर के देखिए, एक छटांग नहीं लगा, एक छटांग नहीं लगी। अभी बगल में 60 पर टूट गया है, वहां पर एक काम नहीं हुआ। 60 में एक काम नहीं हुआ। और ठेकेदारों को, एक चौधरी है, विपिन चौधरी नाम है, उसको 50,000 बोरा की ठेकेदारी दे दी गई लूटने के लिए। पवन चौधरी। उसके बाद यहाँ पर मंत्री के दुलरवे लोग, उनको लूटने की आजादी। पदाधिकारी और ठेकेदार का ज्वाइंट इसमें पैसा है, बराबर की ठेकेदारी है। हम 18 तारीख को हाईकोर्ट जा रहे हैं। 18 तारीख को कल मेरा विधानसभा घेराव है कि आखिर कारण क्या है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा कोसी बांध पर, कोसी में अररिया, किशनगंज, कटिहार, महानंदा पर खर्च हम कर चुके हैं। और हर साल सालों भर काम लगी रहती है और कहीं बांध नहीं बनता, कहीं स्पर पूरे नहीं होते। करोड़ रुपये, अरबों रुपये के पानी में हमने पत्थर गिरा दिया, सब कुछ गिरा दिया। राहत के नाम पर लूट। हवाई सर्वे कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और ये ट्विटर और राजनीति करने से नहीं चलेगा। पैदल चलिए, पैदल गांव में पन्नी में रहिए और पीड़ा समझिए गरीबों का। कहीं भी राहत नहीं, किसी जगह राहत नहीं, रामदास पट्टी में राहत नहीं। अभी सभी लोग बस पिट्टी से लेकर के ये बांध पर सभी लोग हैं, उसको कह रहे हैं यहाँ से भी भागो। पूरा घर और जानवर एक साथ कट गया। ये कौन पंचायत है यहाँ पर? तेलवा पंचायत, सितवर, मिर्चा। क्या हुआ भैया? किस पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए? जो जिम्मेदारी तय नहीं होती है। न मुजफ्फरपुर की जिम्मेदारी तय हुई, न लू की जिम्मेदारी तय हुई, और न बाढ़ की जिम्मेदारी तय होती है। काहे? सर, इन लोगों के खिलाफ युद्ध की जरूरत है, जनता कर्फ्यू की जरूरत है, अघोषित कर्फ्यू चाहिए इन लोगों को। हुक्का पानी बंद, हुक्का पानी बंद करने की जरूरत है। नरसंहार है ये, नरसंहार। 24 आने जा चुकी है, 14 बांध टूट चुके हैं। शिवहर से लेकर के मोतिहारी, सीतामढ़ी से लेकर के अररिया, किशनगंज और मनमानी। सिर्फ पैसा।
और मंत्रियों के घर भरेंगे। इसके पहले बेगूसराय के सारे ठेकेदार यहाँ करके बैठा हुआ है। मंत्रियों के कहने पर यूजिका कंपनी में पूरा का पूरा ठेकेदारी, राहत के नाम पर कुछ नहीं। सुपौल में कहीं खाना नहीं। तो बात करते हैं। क्या हाल है आप बताइए। क्या होगा? कल आर पार की जय गणेश होगा। मत गांधी मैदान से चलेंगे नीतीश कुमार के हम विधानसभा की तरफ, करो और मरो के नारे के साथ। या तो रहेंगे, या तो मारो, या तो जीने दो। इस आम आदमी और गरीब को जीने का अधिकार दो। नहीं लोग तो इन लोग का चलना फिरना बंद कर देंगे हम। ये लोग लुटेरे हैं। इन लोगों के साथ माफी नहीं होनी चाहिए। इंसानियत और मानवता के सबसे बड़े दुश्मन। इस गरीब का पैसा सब घर ले जाता है और गरीब को बता दिया है तुम्हारी नियति यही है, तुमको नियति के साथ पिकनिक मनाना है। पानी आएगा, बच्चे स्नान करेंगे, गोदाम का सड़ा हुआ चावल खाएंगे। कोई एनजीओ आएगा, लूट करके किसी पहना हुआ कपड़ा दे देगा। 20 किलो चावल और 40 किलो आटा इसी गरीब के पैसे से पहुंचा देंगे और फिर सारे पैसा लूट करके चुनाव लड़ेंगे। ये है इन लोगों की नेतागिरी। इसलिए कल उसके बाद पूरे बाढ़ इलाके में हर गांव को 20,000 रुपया पप्पू यादव के तरफ से हमने भेजा है। हर जितने गांव प्रभावित है। सरकार क्या करती है मुझको नहीं पता। बेगूसराय में आज सुबह सुबह एक व्यक्ति की घास लाने के क्रम में करंट लगने से मौत हो गई। बेगूसराय में अहले सुबह घास लाने गए एक किसान की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चिड़िया टोक की है। मृतक की पहचान देवेंद्र राय के 27 वर्षीय पुत्र शिवकांत के रूप में की गई। बताया जाता है कि मृतक शिवकांत सुबह घर से निकलकर अपने मवेशी के लिए खेत से घास लाने जा रहा था। उसी दरमियान खेत में गड़े हुए बिजली के खंभे में लगा अर्थिंग के तार के चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही शिवकांत की मौत हो गई। मौत के बाद घर में मातमी सन्नाटा पसर गया। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये घास लाने के लिए घर से गए थे जनेरा और वहाँ पर करंट लग गया था। तो कोनो बोलने आए जो हाँ करंट लग गया, जाकर देख के ले गए डॉक्टर का। वहाँ डॉक्टर बताया जो आप बचने वाले नहीं हैं और लाकर घर फिर यहाँ लेकर आए। कैसे करंट लगे? करंट लग गया, अर्थिंग में सट गया, पोल वाला में हाथ सट गया। जनेर काटने गए थे, खेते में पोल था। हम लोग को थाना पर सूचना आया जो मैंने चिड़िया टोक में एक आदमी जो करंट घास लाने गया था और घास काटने वक्त उसमें अर्थिंग लगा हुआ था पोल के नज़दीक। घास काटने में हाथ सट गया, बस उसी में तो हाल कुछ डैमेज हो गया। डॉक्टर यहाँ आया, मर गया। उसके बाद थाना लाश लाया तो पोस्टमार्टम उसको लाया गया बेगूसराय। सुपौल में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुपौल जिला परिवहन विभाग ने सदर बाजार में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। लोहिया चौक पर शिविर लगाकर आने जाने वाले सभी दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट, लाइसेंस और रोड परमिट, इंश्योरेंस आदि की जांच की। जिसके पास जिस चीज की कमी थी उनका फाइन उसी हिसाब से किया गया। परिवहन निरीक्षक अनिल कुमार ने कहा कि आए दिन हेलमेट नहीं पहनने के चलते वाहन चालकों की मौत हो रही है। इसमें कमी हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर हर चौक चौराहे पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक दिन शहर में 2 घंटा पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग के तरफ से मेरे द्वारा MVI सुपौल के द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट और लाइसेंस की गहन जांच की जा रही है, जिसका रोस्टर के अनुसार प्रत्येक दिन 2 घंटा शहर के मुख्य चौक चौराहों पर की जा रही है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सिमरिया में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर बेगूसराय के सिमरिया, झमटिया, मल्हीपुर एवं मटिहानी सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद अपने अपने गुरु की पूजा अर्चना करने लगे। आज रात में चंद्र ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण को लेकर गंगा स्नान का खासा महत्व होता है। पंडितों की माने तो आज के दिन गंगा स्नान करने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
पंडितों ने बताया कि चंद्र ग्रहण के दौरान गंगा स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज का गंगा स्नान का फल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो भी भक्त मंडली गंगा स्नान करेंगे, आज का गंगा स्नान का फल साक्षात समझिए स्वर्गलोक को प्राप्ति करवाने का फल है। और चंद्र ग्रहण भी है रात में, चंद्र ग्रहण शीतलता को प्राप्त करवाता है। चंद्र ग्रहण के अंतर्गत जो भी भक्तजन जल के अंतर्गत गायत्री मंत्र का जाप हो तांत्रिक क्रिया में या गुरु मंत्र का जाप हो, जितना जाप करेंगे ग्रहण के अंतर्गत उतना उनको लाभ पहुंचाएगा। इधर हायाघाट प्रखंड के सहोड़ा में गुरु पूर्णिमा के मौके पर पंडित रामचंद्र झा की स्मृति में पिछले 23 साल से चल रहे अष्टयाम का शुभारंभ हुआ। हायाघाट प्रखंड के सहोड़ा गांव में पंडित रामचंद्र झा की स्मृति में पिछले 23 साल से अष्टयाम किया जा रहा है। पंडित रामचंद्र झा के शिष्यों की भारी तादाद है और इनके शिष्य लगातार पंडित अरुण झा की अध्यक्षता में पिछले 23 वर्ष से हर गुरु पूर्णिमा को अष्टयाम करते आ रहे हैं और गुरु को याद कर रहे हैं। विगत 23 वर्ष से हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय पंडित रामचंद्र झा जी के स्मृति में 23 वर्षों से मनाया जा रहा है और इसका एकमात्र उद्देश्य उनका संपूर्ण जीवन समाज के विभिन्न तबके के लोगों को समान रूप से देखते हुए सबका सम्मान, सबका स्थान देते हुए सबके लिए काम करते रहे, सबके कल्याण के लिए अपना जीवन पर्यंत अपने से जहाँ तक हो सका करते रहे। उन्हीं की स्मृति में आज भी सकल विश्व जन कल्याणार्थ समस्त जन कल्याण के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी मनाया जा रहा है। और इस बार हम समझते हैं जो विगत वर्ष से अधिक लोगों का आना जाना सुबह से ही बना हुआ है। 7:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और अभी तक सभी जाति के सभी धर्म के जितने भी हम समझते हैं जो हमारे पिताजी का जो दर्शन था, उनका जो मार्ग था, उनका जो उद्देश्य था सबका कल्याण, सबका रक्षा और उसी भाव से सब लोग आ रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ इस बार भी इस गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। गुरु पूजा करते हुए शुरुआत इसका हुआ और अभी अष्टजाम संकीर्तन चल रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र के साथ शुरू हुआ और यह 24 घंटा चलेगा। और कल जितना बजे शुरू हुआ था बस उसी समय में इसका समापन भी हो गया। पंडित जी के शिष्यों की तादाद काफ़ी अच्छी खासी है, तो उनका कुछ सहयोग और प्रेजेंटेशन यहाँ पर मिल रहा है? सहयोग किसी से शिष्य का स्वतंत्र है, उनका अपना जो भाव होता है, कोई अगरबत्ती ले आते हैं, कोई फूल ले आते हैं, कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ
दक्षिणा भी उनके ऊपर रख देते हैं। तो ये सब उनके ऊपर है, किसी से मैंने कोई ऐसा नहीं है जो किन्हीं से कुछ मांगा जाता है या किसी से सहयोग के लिए कहा जाता है। लोग यथासंभव जितना हो सकता है, लोग लगता है कि जो यह मैं एक निमित्त मात्र हूँ, सभी लोग अपने अपने भाव से अब स्वयं कर रहे हैं। बेगूसराय में चोरों ने भगवान राम और सीता की 2 किलो के चांदी की मुकुट की चोरी कर ली। बेगूसराय में चोरों के निशाने पर इंसान नहीं भगवान भी हैं। चोर भगवान को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। बीती रात मटिहानी थाना क्षेत्र के बदलापुर विजय राघव ठाकुरबाड़ी में चोरों ने राम सीता की लगभग 2 किलो से अधिक वजन की चांदी के मुकुट की चोरी कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोर साधु के वेश में आए थे और रात में वहीं ठाकुरबाड़ी में रुके थे। ठाकुरबाड़ी के महंत रामशरण दास के अनुसार रात के ही वक्त किसी ढोंगी साधु ने मुकुट की चोरी की और वहां से चंपत हो गए। फिलहाल ठाकुरबाड़ी के महंत के द्वारा मटिहानी थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 4:30 बजे वो आया, उजला धोती कुर्ते पहनते हुए है, पीठ पर एक थैला है। हमसे कुछ बोलचाल नहीं किया। नवीन दास से बोलचाल किए, सब कुछ पूछे। उन्होंने कहा कि हम आए हैं रामदेरी ठकुरबाड़ी में गुरु मंत्र लेने के लिए। नवीन दास ने कहा यहाँ से आप चले जाइए, वहीं ठहरिए, वहीं रहिए। और दाई भी कहा कि आप वहीं चले जाइए, लेकिन गया नहीं। रात में ठहरा और कखने क्या किया, और उसको सवेर हो देखते हैं तो उसका बिछावन नहीं अपने नहीं है, और बिछावन दूसरी चीज के अदरी बना करके झंक दिया। बाबा आपका नाम क्या हुआ? कुशेश्वर शरण उर्फ चुलिया। कोसी नदी से 3 हिरण का रेस्क्यू किया गया। कोसी नदी उफान पे होने की वजह से जहां बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोग सुरक्षित स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं, वहीं जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए रिहायशी इलाकों की ओर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज सुबह सुपौल मुख्यालय से सटे बैरिया मंच पे स्थानीय लोगों ने 3 हिरण का रेस्क्यू किया और वन विभाग के हवाले कर दिया। वन विभाग के पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर जंगली 3 हिरण को कब्जे में लेकर उसको फिर से जंगल में छोड़ दिया। ये खबर मिला कि जो बांध के अंदर में हिरण है पकड़ा हुआ जी। पानी से लेके आए? हाँ, कोसी बांध के अंदर में। और कहाँ ले जाइएगा? अब जाएगा ये आपका रानी बहार, रानीगंज, चाहे तो चिड़िया खाना। जक्कनपुर थाना अध्यक्ष ने शराब माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जक्कनपुर थाना अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शराब माफियाओं पर कहर बरपाने के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। इससे पहले दीघा थाना क्षेत्र में भी रघुनाथ प्रसाद का शराब माफियाओं के खिलाफ जलवा देखने लायक था। जक्कनपुर थाना में पदस्थापित होते ही रघुनाथ प्रसाद ने साफ कह दिया कि अब जक्कनपुर थाना अंतर्गत शराब की खरीद बिक्री पर हर संभव अंकुश लगाया जाएगा, जिसके बाद से ही जक्कनपुर थाना अंतर्गत शराब की कई छोटी बड़ी खेप बरामद की गई। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अवैध शराब के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है पटना पुलिस के द्वारा। और उसी कड़ी में आज गुप्त सूचना मिली कि मीठापुर में कदम गली में मंटू साव नाम का एक व्यक्ति है, जो रात में कहीं ट्रेन से शराब ला करके अभी जो है अपने भूसा के अंदर छिपा करके रखा है। उस सूचना पर मैंने तुरंत छापामार दल का गठन किया और उसके घर की जब तलाशी लिया तो काफ़ी मात्रा में केन बियर, देसी शराब और इम्पेरियल ब्लू और ब्लेंडर प्राइड जैसे कीमती जो है शराब की बरामदगी हुई है। और वहाँ से मंटू साहब भागने में सफल रहा, परंतु उस कारोबार में शामिल एक लड़का जो अपना नाम प्रकाश कुमार बता रहा है, जो करपी जहानाबाद का रहने वाला है, उसे मौके वारदात से गिरफ्तार किया गया है। और वहाँ से हम लोग ये करके लौट ही रहे थे। पुनः आज हम लोगों की सूचना मिली कि मीठापुर बस स्टैंड के सामने एक लड़का जो है एक बोरा में कुछ शराब रखे हुए। उस सूचना पर तुरंत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जब वहाँ पहुँचा तो वह बोरा छोड़ करके भागने लगा, जिसे हमने पकड़ा और बोरे की जब तलाशी ली तो उस बोरे के अंदर भी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बेतिया के नाजरीन चौक पर चल रहे रेड लाइट एरिया को बुद्धिजीवियों ने बैठक कर बंद करा दिया। बेतिया के नाजरीन चौक के निकट रेड लाइट एरिया में देह व्यापार, नाच गाने के
खेल को बुद्धिजीवियों ने बैठक कर बंद करा दिया। बैठक में एक सशक्त कमेटी समाज सुधार कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष शमीम अफरोज, अधिवक्ता सचिव आशिफ इकबाल उर्फ ताजू, उप सचिव दुर्गेश कुमार, अधिवक्ता अजय कृष्ण और कोषाध्यक्ष जय इकबाल ने बैठक की। इस बैठक में फैसला किया गया कि नाजनीन चौक के पास बेतिया राज के महाराजा हरेंद्र किशोर के जमाने से चल रहे रेड लाइट एरिया को पूर्ण रूप से बंद करा दिया जाए। इस संबंध में बुद्धिजीवियों ने समाज में रेड लाइट एरिया में बोर्ड लगा दिया है कि रेड लाइट एरिया पूर्ण रूप से बंद करा दी गई है। इस फैसले की सूचना डीएम, एसपी, एसडीएम और नगर थाना अध्यक्ष को दे दी गई है। 100 साल से चली आ रही इस वेश्यावृत्ति को यहाँ के समाज में खत्म करने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए सबसे ज़्यादा हम लोग आभारी बेतिया प्रशासन के हैं, जिसने यहाँ के समाज के लोगों के आँख खोल दी। इसमें इस रेड लाइट एरिया को बंद करके, सील करके और जागरूक किया, और जागरूक होकर हम सभी समुदाय के लोगों ने एक मीटिंग की और मीटिंग में ये तय पाया कि अब ये रेड लाइट एरिया यानी कि वेश्यावृत्ति का काम, नीट का काम हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से नहीं चलने देंगे, कानूनी दायरे में रहकर और समाज के सुधार के तरीके से इस काम को बंद कराएंगे। और जो कोई भी आदमी जिसका कोई नहीं है इस रेड लाइट एरिया में, जिसकी प्रामाणिक ढंग कोई सहारा नहीं है, उसके लिए ये कमेटी तत्पर है कि उसके खाने पीने का तमाम इंतजाम खुद से, ये सरकार के जरिए से या जिस तरीके से ये कराए। भागलपुर में तार के पेड़ के पास एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। भागलपुर में हत्या करके शव छिपाने के लिए हत्यारों द्वारा अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ताकि हत्या करने वाले व्यक्ति का पता नहीं चल सके। शव को छुपाने के लिए नई नई तकनीक का जुगाड़ किया जा रहा है। ताजा मामला कहलगांव अनुमंडल के सनहौला थाना क्षेत्र का है, जहाँ सोमवार के श्रीचक गाँव में लगभग 1 किलोमीटर बहियाल में झगरू यादव के खेत में एक 40 वर्षीय व्यक्ति का अज्ञात शव तार के पेड़ के 40 फीट ऊपर से उतारा गया। किसी धारदार हथियार से इस व्यक्ति की हत्या की गई थी। शव को देखने से पहचान में नहीं आ रहा है, बिल्कुल शव सड़ गल चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लखीसराय में सामान्य से कम बारिश होने के कारण धान की खेती प्रभावित हो रही है। लखीसराय जिले में इस बार कम बारिश हुई। बारिश का समय अब एक एक दिन निकलता जा रहा है और जो किसान पर भारी पड़ रहा है। बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाने लगी है। मई जून के महीने में बारिश नहीं होने से मानसून के कमजोर पड़ने से इस साल खरीफ की खेती करने वाले किसानों में काफी उदासी है। लखीसराय जिले में 50% से भी कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे धान की खेती काफी प्रभावित होने की आशंका है। नहीं पड़ रहा, हम लोग मोटर चला के खेती कर रहे हैं। तभी क्या कर रहे हैं? धान का ये क्या है, बिचड़ा है? हाँ? मोरी कबाड़ रहे हैं? मोरी कबाड़ रहे हैं। अच्छा, फिर क्या कीजिएगा? धान रोपेंगे। धान की स्थिति तो खराब ही रह रहा है, बिचड़ा पा रहे हैं डीजल से चला चला कर। अब मानसून आया था तो लगा कि धान हो जाएगा, मगर मानसून फिर चला गया, अब फिर सूख गया खेत। नरकटियागंज के लौरिया मुख्य मार्ग पर सड़क संपर्क टूट जाने के कारण रस्सी के सहारे लोग सड़क पार कर रहे हैं। नरकटियागंज में सड़क पर बाढ़ का पानी के तेज बहाव से नरकटियागंज लौरिया मुख्य मार्ग का संपर्क भंग हो गया है। वहीं लौरिया अशोक स्तंभ भी 4 फुट डूबा हुआ है। बाढ़ आने से अशोक स्तंभ के पास डायवर्सन टूटने से लौरिया का अनुमंडल सहित 8 पंचायतों से संपर्क टूट चुका है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा 100 रुपया लेकर सड़क को रस्सी के सहारे पार कराया जा रहा है, जबकि प्रशासन द्वारा 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पहल नहीं की गई है, जिससे राहगीरों में काफी गुस्सा है। लोग किसी तरीके से यहाँ पर 100 रुपये अदा कर सड़क पार कर रहे हैं। कटाव किया गया पानी के द्वारा। प्रशासन द्वारा कोई सुविधा नहीं अभी तक उपलब्ध कराया गया है। लोग कैसे पार कर रहे थे? वो गांव बूढ़ रहा था, क्या करें?
लोग कैसे पार कर रहे थे? ऐसे पार, ऐसे जो पानी झेले तो रस्सी उसी के सहारे पार उड़ कर रहे थे, पार कर रहे हैं। जिस किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन इसमें जा नहीं सकती है। प्रशासन द्वारा मतलब अभी तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करेगा। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या मांग करते हैं? इसमें पुल बनाए तो क्या मांग करते हैं? अभी तो टूटा हुआ है, अभी तो तत्काल सुविधा होनी चाहिए ना। क्या सुविधा? कोई ऐसी रहता है तब न हिलाने वाला रहता है। मतलब अभी सरकार के द्वारा कोई सुविधा तत्काल नहीं दिया गया, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है, 100 रुपए देकर हेलते हैं। 100 रुपए हेलते हैं। सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पे सुविधा कहाँ है? इसमें अगर कोई मैंने नाव रहता तो लोग वही बात आप बोलिए। अभी तो कुछ नहीं सुविधा है इसमें, सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। रोड जब इसमें यहाँ पे खोल दिया है तो यहाँ के लोग इधर से उधर उस पर कैसे जाते हैं, इसको नहीं दिखाई दिया है। अब तो समस्या हो गई है। सरकार से क्या मांग करती है? तो सरकार से मांग यही है कि लोग को सुविधा बनाइए। सुपौल में बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन गंभीर दिख रही है। सुपौल जिले के तटबंध के अंदर बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन गंभीर हो चुकी है। डीएम महेंद्र कुमार ने प्रेस ब्रीफ कर कहा कि जो लोग तटबंध के अंदर फंसे हुए हैं उसे निकाला जा रहा है। इसके अलावा अब तक कुल 26,200 लोगों का रेस्क्यू किया गया है जो तटबंध पर विभिन्न स्थानों पर ठहरे हुए हैं। उनके लिए खाना, पानी, दवा आदि की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बाढ़ आश्रय स्थल के अलावा तटबंधों पर भी कई जगह कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं ताकि हर बाढ़ पीड़ित को समुचित भोजन मुहैया कराया जा सके। इसके अलावा मेडिकल टीम भी लगाए गए हैं जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में इलाज और आवश्यक दवाएं दे रही है। जिला प्रशासन ने बताया कि अब तक एक व्यक्ति की मौत हुई है जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा जो मौत आखिर किस वजह से हुई। उन्हें हम लोग एक तो रहने की उनकी जो जब तक चाहे वो रह सकते हैं, बाढ़ आश्रय स्थल हमारे पास कार्यरत है। इसके अलावा खाने के लिए उनका जो कम्युनिटी किचन होता है वो वहाँ पे चल रहा है। जैसा मैंने बताया, पूर्वी तटबंध पे करीब 5 जगह, सिक्टा मजारी बांध पे करीब 2 जगह, किशनपुर बांध पे कुछ जगहों पे, वो जब तक लोग वहाँ रहेंगे वहाँ उनको खाने की जो सुविधा है वो मिलती रहेगी। साथ में हम लोगों ने आज निर्देश दिया है कि सभी जो आश्रय स्थल है, जो हमारे कम्युनिटी किचन सेंटर है जहाँ पे लोग रह भी रहे हैं बाढ़ आश्रय स्थल में, वहाँ पे मेडिकल टीम उपलब्ध रहेगी ताकि कोई भी लोग जिन्होंने चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता हो वो आकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है अंदर से। अब रेस्क्यू हम लोग बेसिकली परसों किए थे और कल फर्स्ट हाफ, उसके बाद से पानी काफी स्तर नीचे आ गया है तो अब रेस्क्यू करने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली जब तक वो अपना जनजीवन उनका सामान्य नहीं हो, हम लोग उनको कैंप में रख के कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाना खिलाना। अंदर में कितने लोग होंगे? अंदर में करीबन हम लोग अभी तक निकाले जितने करीब 26,000 लोग को निकाले हैं। अंदर अभी बहुत लोग हैं जो कि वापस निकलने के बाद चले गए क्योंकि उनका घर वहीं पे है, उनके पशु वगैरह वहीं पे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे सिसोनी पंचायत में, मरौना में और 1-2 पंचायत में घर, जो कि जब पानी काफी निकल गया, कम हो गया तो उन लोग आना ही नहीं चाहे। तो अंदर जो हमारे 14 पूर्ण रूप से प्रभावित पंचायत है उसमें लोग अवस्थित हैं, बट अब रेस्क्यू करने की आवश्यकता नहीं है, पानी का स्तर काफी नीचे चला। झंझारपुर में पानी में डूबने से एक 10 वर्षीय बच्चे और एक 72 साल के वृद्ध की मौत हो गई। झंझारपुर अनुमंडल में आए बाढ़ के पानी में डूबकर मरने वालों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें एक 10 साल की बच्ची और एक 70 साल के वृद्ध की मौत हो चुकी है। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के सामिया मोड़ के निकट पानी के गड्ढे में असरफी पासवान की 10 वर्षीय पुत्री अंजलि कुमारी डूब गई। वह मां के साथ कहीं जा रही थी, तभी हादसा हुआ। जब तक उसे निकाला जाता तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। दूसरी मौत नरवार कन्हौली टोला के 72 वर्षीय लालू यादव की हुई। लालू यादव नाव से टोले की ओर जा रहे थे तभी ये घटना हुई। बेगूसराय में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हथियार तस्कर को धर दबोचा। बेगूसराय में एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 2 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 115 जिंदा कारतूस और 14 चार्जर के साथ 2 शातिर अपराधी राजकुमार उर्फ बुद्धन सिंह एवं हरे राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। राजकुमार उर्फ बुद्धन सिंह पर हत्या, लूट एवं डकैती जैसे संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें वह वर्षों से फरार चल रहा था। बेगूसराय पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके शातिर अपराधी राजकुमार उर्फ बुद्धन सिंह आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। आज सुबह में सूचना प्राप्त हुई कि बुद्धन अपने साथियों के साथ एक जगह में है, मटियानी थाना क्षेत्र के दियारा में। इसमें एसटीएफ की टीम आई हुई थी। इसमें गिरफ्तारी करने के लिए
एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एसएचओ मटियानी को और एसटीएफ की जो टीम आई थी उसके साथ वहाँ छापेमारी की गई। और छापेमारी के क्रम में वहाँ से राजकुमार उर्फ बुद्धन सिंह, जो कि पूर्व से वांछित था कई कांडों में हमारे यहाँ और जिसकी कुर्की जब्ती पूर्व में की जा चुकी थी, उसकी गिरफ्तारी की गई। उसके साथ एक हरिराम सिंह की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक 30.06 बोर का राइफल बरामद हुआ है जो कंट्री मेड है। उसके साथ 115 जिंदा कारतूस और 14 चार्जर ये बरामद हुए हैं। राजकुमार उर्फ बुद्धन सिंह के ऊपर पूर्व से 5 केसेस हैं जो हत्या और डकैती से संबंधित हैं। इसकी तलाश कई दिनों से थी बेगूसराय पुलिस को भी और आज इसमें हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। किस तरह की हत्या के मामले में वांटेड था? यह हत्या का 2006 का एक मैटर है, उसमें हत्या का केस हुआ था इसके ऊपर। उसके अलावा 2017 में और 18 में फायरिंग के केसेस इनके ऊपर जान लेने का प्रयास करने का मामला दर्ज हुआ था जिसमें ये वांटेड चल रहे थे। और 2005 में ही एक डकैती का भी केस है जिसमें जेल गया था, वो उसके बाद बेल पे बाहर था। 12 साल से करीब 11-12 साल से इसकी तलाश जारी थी। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।